हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। देखिए, आप लोग अब आज फिफ्थ वीडियो देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन का। तो फिफ्थ वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब मैं समझ सकता हूँ कि 4 वीडियोज आपने अच्छे से देखे हुए हैं, एक भी चीज आपने स्किप नहीं की है। आज तक हम लोगों ने क्या किया, पहले इक्वेशन के बारे में पढ़ा, उसकी फॉर्मेशन देखी, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के बारे में उसका पढ़ा कि क्या क्या फॉर्म्स हो सकती हैं स्ट्रेट लाइन की। आज हम लोग जनरल फॉर्म को डिस्कस करने जा रहे हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन। जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन, तो जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्या है उसको मैं आपको बताता हूं। अगर कोई लाइन आपको इस फॉर्म में मिलती है, जैसे मान लीजिए कोई इक्वेशन है, इस तरीके से लिखी हुई है, ठीक है ना, मतलब ये कैसी इक्वेशन है? इट्स अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, इट्स अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मीन्स एक्स की पावर आप देखिए 1 है, वाई की पावर 1 है, इसका मतलब लीनियर इक्वेशन है। और इसमें जो ए बी जो कांस्टेंट यूज हुए हैं वो कैसे हैं? रियल कांस्टेंट्स हैं, ठीक है बेटा। रियल कांस्टेंट मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, रियल नंबर है कोई, ठीक है। और इसमें एक खास बात क्या है, वेयर ए एंड बी आर नॉट जीरो साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियस मतलब ऐसा नहीं हो कि ऐसे अब पता चला रियल मैंने बोल दिया तो रियल नंबर तो जीरो भी होता है, तो ऐसा ना हो कि ए और बी दोनों की वैल्यू जीरो हो जाए, तो फिर क्या होगा? कांस्टेंट आ जाएगा, फिर तो ये इक्वेशन जो है लीनियर इक्वेशन आपकी नहीं रही और स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। तो ये फॉर्म जब आपको मिलती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो इसको हम बोलते हैं जनरल लीनियर इक्वेशन और जनरल लीनियर इक्वेशन ऑफ ए लाइन। क्या बोलते हैं? जनरल लीनियर इक्वेशन या जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन, जनरल लीनियर इक्वेशन। मैं आपको बता दूं इसका जवाब, जैसे मान लीजिए आपको इस तरीके की कोई इक्वेशन एक मिलती है, तो जो इक्वेशन आपको मिलती थी, अब वो इक्वेशन जो हमने सॉल्व की, तो उस टाइम पे हमें ये नहीं पता था कि कौन सी इक्वेशन लाइन बना रही है या कोई और चीज ड्रॉ कर रही है। तो जब हम इस तरीके की इक्वेशन को ड्रॉ करते हैं, मतलब जब हम एक ग्राफ बनाते हैं, तो जब हम एक ग्राफ ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है ना। इससे एक हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है, तो यही जो है जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन है। तो देखिए, आज का जो हमारा डिस्कशन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम क्या सीखने वाले हैं। अभी तक हमने डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म सीखी थी, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म तो सीखी, लेकिन हमेशा ऐसा तो नहीं होगा कि डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स आपको गिवन होंगी। कभी जरूरत पड़ सकती है कि हो सकता है एक जनरल फॉर्म दे दी और उसके बाद वो किसी पर्टिकुलर फॉर्म में आपको ले जाना चाहता हो, तो पर्टिकुलर फॉर्म में आप कैसे जाएंगे वो आज हम सीखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, हम लोग अब सीखने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन में सीधे सीधे मैं अगर बोल दूं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इसका डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हम जो आज डिस्कस कर रहे हैं, इसकी डिफरेंट फॉर्म। तो देखिए, सबसे पहला फॉर्म जो हमने सीखा था वो था, अगर आपको याद हो, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म था। तो जरा आप देखिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, अगर आपको याद हो तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते थे। क्यों? इसमें देखिए स्लोप भी है m और इंटरसेप्ट भी है c, ठीक है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। लेकिन ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं ये तो इस फॉर्म में नहीं दिख रही, तो हम क्या करते हैं, इसको देखिए, यानी कि जो y का टर्म है, अगर मैं इसको इधर ही रखूं, y के टर्म को वी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी ऐसे लिखूं, और उसके बाद मैं ये लिख दूं y इज इक्वल टू माइनस, ये b से मैं डिवाइड कर रहा हूं पूरे को, तो ये ऐसे आपको दिखेगा माइनस सी बाई बी। ये देखिए, तो इसका मतलब हो गया कि अब आप इसको देख लीजिए, तो इसका जो स्लोप है, इस लाइन का जो स्लोप है वो हो जाएगा माइनस ए बाई बी, और जो इसका इंटरसेप्ट है, ये जो सी इंटरसेप्ट है, जो इंटरसेप्ट है वो कितना हो गया? माइनस सी बाई बी। आपको क्लियर हो गया? कोई भी जनरल इक्वेशन अगर ऐसे दी जाए, तो अगर आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में उसको ले जाना है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर ले जाना है, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हमने क्या किया, सिर्फ y की टर्म को इधर रखा और बाकी हमने जो है ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद जो कॉफिशिएंट था y का, उससे हमने डिवाइड करके इस तरीके की फॉर्म बना ली। और ये जो फॉर्म अब जो है ये इसी की तरह दिख रही है, y को टाइम एक्स प्लस सी। अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको स्लोप ये मिल गया और इंटरसेप्ट ये मिल गया। क्लियर? ठीक है। अब मैं अगर बात करता हूं दूसरी फॉर्म की, जो कि है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो देखिए, इंटरसेप्ट फॉर्म
में अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ तो कैसे करूँगा? तो देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर मैं इसको लिखता हूँ तो ऐसे होगा ax प्लस बी बाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो मैंने क्या किया, इस c को इधर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है ना। क्यों कर दिया? क्योंकि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मुझे याद थी। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है? x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ये होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है ना। वो सॉरी, इंटरसेप्ट फॉर्म x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म है। इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब x एक्सिस पे और y एक्सिस पे कुछ इंटरसेप्ट कट हो रहा है, ठीक है। अब देखिए इसको जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो ये मैंने कांस्टेंट टर्म को इधर किया क्योंकि हमें सिर्फ x का कोफिशिएंट, x का टर्म और y का टर्म इधर चाहिए था लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। बाकी सब मैंने राइट हैंड साइड में करना था। तो देखिए अब अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो राइट हैंड साइड में 1 है, लेकिन इधर क्या है? -c। तो इसके लिए हमने क्या किया, -c से इसको पूरे को डिवाइड कर दिया। देखिए ये जो कांस्टेंट था -c और ये -c से डिवाइड कर दिया, तो ये देखिए इधर 1 आ गया। तो इधर तो आपका हो गया 1, और इधर क्या हुआ, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x अपॉन ये -c अपॉन a, ये लीजिए ये ऐसे आ गया, प्लस y अपॉन -c अपॉन b, ये लीजिए ये देखिए। तो क्या आपको ये लग रहा है? तो x एक्सिस जो है, x पे जो इंटरसेप्ट है वो आ गया -c अपॉन a, मतलब जिसको आप a बोलते हैं वो हो गया -c अपॉन a, और जो y एक्सिस पे इंटरसेप्ट है ये -c अपॉन b, ये लीजिए। ये दोनों इंटरसेप्ट आपके x एक्सिस और y एक्सिस पर आ गए। तो इंटरसेप्ट फॉर्म आपने इस तरीके से सीख ली। जल्दी से आप बेटा इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म डिस्कस करेंगे, नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। वो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। देखिए तो अगर मैं बात करता हूँ नॉर्मल फॉर्म की, तो नॉर्मल फॉर्म जो है, देखिए नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो नॉर्मल फॉर्म जो होती है वो क्या होती है? आप नॉर्मल फॉर्म याद होगा आपको, ओरिजिन से जो लाइन है उस तक की डिस्टेंस हमें पता है, परपेंडिकुलर, वो परपेंडिकुलर जो लाइन है, ओरिजिन टू लाइन जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमें पता है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं हम लोग, वो नॉर्मल फॉर्म ये था x cos ओमेगा, और ये जो उसका जो स्लोप था वो हमें पता था, जो नॉर्मल है लाइन पर उसका स्लोप पता था, उसको हमने ओमेगा इसीलिए लिया था, थीटा नहीं लिया क्योंकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये कितना है, y साइन ओमेगा इज इक्वल टू p, ये है। और हमारा जो जनरल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन जिससे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो क्या है? जनरल इक्वेशन देखिए ax प्लस बी बाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसी की तरह लिखना चाहूँ तो x का कोफिशिएंट, y का सब इधर लिखिए। अब आप देखिए ये दोनों जो लाइंस हैं वो एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, क्योंकि सिर्फ लिखने का तरीका अलग है। ये नॉर्मल फॉर्म में जो हमने अपना डेरिवेशन किया था उससे जो फॉर्म निकाली थी वो, और ये जो हम जनरल का मतलब है सभी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ही लाइन से हम सभी स्ट्रेट लाइन जितनी भी है दुनिया में उनको सबको हम इसी इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि भाई इसका जो कॉफिशिएंट होगा सबका, तो a अपॉन, जैसे मान लीजिए कॉस ओमेगा, x का कॉफिशिएंट लिया, फिर हमने y का कॉफिशिएंट लिया, तो y कॉफिशिएंट क्या होगा, b अपॉन, ये देखिए ये हो गया साइन ओमेगा, और इसका अगर मैं कॉफिशिएंट लूँ तो कितना आएगा, -c अपॉन p। चलिए इस तरीके से आ गया। अब देखिए हमें करना क्या है, मैं ये चाहता हूं कि मुझे कॉस ओमेगा की वैल्यू मिल जाए और साइन ओमेगा की वैल्यू मिल जाए। तो अगर मुझे कॉस ओमेगा की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा, ये टर्म और ये टर्म इन दोनों को कंपेयर करूंगा, ठीक है ना। कंपेयर किया, भाई इक्वल तीनों है ना, तो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल, सब एक दूसरे के इक्वल, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी मींस ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी इक्वल टू ए, ठीक है ना। तो अब जब मैं इसको कंपेयर करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, इन दोनों को अगर मैंने कंपेयर किया तो देखिए ये मुझे मिलेगा कॉस
ओमेगा, अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आ रही तो आप ऐसे लिख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, ए पी। तो अगर मैं इससे लिख दूँ कॉस ओमेगा ए पी अपॉन सी माइनस, कोई जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल आराम से, क्योंकि थोड़ी सी आपने गलती की, आपका क्वेश्चन पूरा गलत, ठीक है। कॉस की वैल्यू आपने निकाली। अब अगर मैं इसकी बात करता हूं तब क्या होगा, तो देखिए फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको मिलेगा माइनस सी और साइन ओमेगा। सिर्फ एक स्टेप तो ही बड़ा है, और क्या प्रॉब्लम आ रही है, कोई बात नहीं, ये आ गया बी पी। चलिए, तो आप इस साइन ओमेगा जब लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, बी पी अपॉन सी माइनस का ये लीजिए। तो इस तरीके से हमारे पास कॉस ओमेगा और साइन ओमेगा की वैल्यू आ गई। फिलहाल कॉस ओमेगा और साइन ओमेगा अगर हमारे पास है तो हम क्या कर सकते हैं, कॉस ओमेगा और साइन ओमेगा, मतलब कॉस थीटा और साइन थीटा अगर हमारे पास है, वैल्यूज हैं, तो हमें एक रिलेशन पता है। क्या रिलेशन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो उसको हम जानते हैं, उसको हमें अप्लाई करना है, ठीक है। तो क्या होता है, साइन स्क्वायर ओमेगा प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू 1, ये हमें पता है। तो साइन स्क्वायर ओमेगा मतलब ये जो वैल्यू हमने रखी माइनस बी पी अपॉन सी का स्क्वायर प्लस माइनस ए पी अपॉन सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इस तरीके से आई, ठीक है। तो देखिए इसको अगर मैं लिखता हूँ सॉल्व करके, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस हो गया, इधर भी हो गया, तो इससे कोई दिक्कत नहीं। तो आप ऐसे लिख दीजिए बी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये सी स्क्वायर है ना, एलसीएम लिया तो सी स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप अगर इसमें मैं एक स्टेप थोड़ा कम करना चाहता हूँ, आप मत कीजिएगा, ये पी स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया, ऐसे करके देखिए ये पी स्क्वायर कॉमन आ गया, ठीक है। तो अगर मैं पी स्क्वायर की वैल्यू लिखना चाहूँ तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। पी स्क्वायर आ गया। तो पी की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या आएगा, इधर आ गया सी और हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लीजिए, ये आ गया पी की वैल्यू, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई, पी की वैल्यू आ गई। अब ये जो पी की वैल्यू है, पी की वैल्यू जो है, अब आप उसको देखिए जब पी की वैल्यू अब हमारे पास आ गई, तो अब हमें करना क्या है, पी की वैल्यू जो आपने निकाल ली, इसके बाद आप क्या कीजिए, देखिए जरा हम इसको और सॉल्व करते हैं। अगर मैं यहाँ पी की वैल्यू रख दूं तो क्या होगा, माइनस ए अपॉन सी, और पी की वैल्यू ये है, देखिए सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए सी से सी कट गया, यानी कि ये जो वैल्यू आपकी आ गई वो क्या आ गई, माइनस ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जो आपका प्लस माइनस था वो ऐसे आ गया, ठीक है। अब देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे, साइन ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे, तो साइन ओमेगा की वैल्यू कैसे आएगी, साइन ओमेगा की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस बी अपॉन सी, और पी की वैल्यू आप देखिए सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी से सी काट दीजिए, तो ये आ गया बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए यानी कि आप इस चीज को समझिए थोड़ा सा, इस क्वेश्चन को अब हम क्या करने वाले हैं, पी की वैल्यू आ गई, कॉस ओमेगा की वैल्यू आ गई, साइन ओमेगा की वैल्यू आ गई। अब जनरल इक्वेशन आपकी ये थी, ठीक है ना, जनरल इक्वेशन जब आपकी ये है, तो अगर मैं नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं तो ये इक्वेशन आ रही है। अब इस इक्वेशन में आपको क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन के लिए कॉस ओमेगा की वैल्यू कौन सी होगी, कॉस ओमेगा की वैल्यू आपके पास, अगर मैं ऐसे ही लिख दूं, कॉस ओमेगा की वैल्यू ये आ गई, साइन ओमेगा की वैल्यू ये आपको रखनी पड़ेगी, और पी जो है वो आपको क्या रखना पड़ेगा, ये रखना पड़ेगा। ये देखिए, मतलब ये इक्वेशन अगर जनरल इक्वेशन आपके पास है और आप इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखना चाहते हैं, इस जनरल इक्वेशन को, देखिए बच्चों ये कई बार हमसे पूछा जाता है कन्वर्ट करने के लिए, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ, इसमें कंफ्यूजन भी बहुत होता है, तो इसलिए ध्यान से देख लीजिए। ये जनरल इक्वेशन हमें गिवन थी, ये जनरल इक्वेशन थी, और इस जनरल इक्वेशन से हम ये इक्वेशन बनाना चाहते हैं, नॉर्मल फॉर्म बनाना चाहते हैं, ठीक है, ये नॉर्मल फॉर्म।
तो आपको करना क्या पड़ेगा, इस इक्वेशन को जब हम नॉर्मल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये कॉस ओमेगा की जगह ये वैल्यू आएगी और ये साइन ओमेगा की जगह हमें ये वैल्यू लिखनी पड़ेगी और ये पी की जगह जो है, ये जो डिस्टेंस है पी की जगह वो ये वैल्यू रखनी पड़ेगी, तब ये इक्वेशन कन्वर्ट होगी। तो आपको ये सिंपल ये चीज़ समझ में आ गई। इसको मैं एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ। मतलब क्या हुआ, इसको अगर मैं इधर लिख दूँ जैसे ये था, तो आपको ये लिखना पड़ेगा साइन जो है आपका, ये देखिए ये वाला था, ये बी अपॉन, मतलब इसकी जगह जो है सिंपल तरीके से अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू, जैसे माइनस सी लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनका जो ये है देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इनका जो कॉफिशिएंट है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे क्या करना पड़ता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे हमें डिवाइड करना पड़ता है। तो देखिए अगर अब आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस हो गया, तो देखिए कॉस ओमेगा आ गया, एक्स कॉस ओमेगा, और ये देखिए ये कितना आ गया, ये है बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ओमेगा है, तो ये देखिए साइन ओमेगा आ गया, और ये क्या है, ये आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई, ये पी है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई, ठीक है। अब आपको इतना समझ में आ गया, इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो ये सारे कंसेप्ट आपको जो है अभी क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। इसमें लिखा हुआ है रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। मतलब ये देखिए x प्लस 7y इक्वल टू 0, 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। मतलब ये क्या है, जनरल फॉर्म में दिया गया है और वो हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर लें और इसका स्लोप बताएं और इंटरसेप्ट बताएं, ठीक है। तो अगर मैं इस इक्वेशन की बात करता हूँ तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, y इक्वल टू mx प्लस c। तो अगर मैं इसको y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूँ, मैं इसे लिखूंगा 7x, मतलब y का जो टर्म है 7y, y का जो टर्म है लेफ्ट हैंड साइड में रखूंगा, बाकी सब ट्रांसफर कर दूंगा, तो ये हो गया माइनस एक्स, ठीक है। और अब देखिए, अब अगर मैं y को लिखता हूं तो आएगा -1/7x प्लस 0/7, मतलब 0 ही हो गया। यानी कि इसमें जो स्लोप है, तो स्लोप क्या हो गया, अब आप देखिए इसमें स्लोप क्या होगा, स्लोप हो गया -1/7, और इंटरसेप्ट क्या हो गया, इंटरसेप्ट क्या आ गया, इंटरसेप्ट आ गया 0। किस पे इंटरसेप्ट, y एक्सिस पे ये इंटरसेप्ट है, क्योंकि y इक्वल टू mx प्लस c किसका फॉर्म होता है, जब y पे इंटरसेप्ट जो होता है c होता है, तो ये c की वैल्यू है y इंटरसेप्ट मतलब। और जब इंटरसेप्ट 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि दिस लाइन पासिस थ्रू द ओरिजिन, ओके, दिस लाइन पासिस थ्रू द ओरिजिन। अब देखिए इसके लिए अगर मैं बात करता हूं तो मैंने क्या किया, 3y इज इक्वल टू -6x प्लस 5 ऐसे लिखा। जो इसका कॉफिशिएंट है उसको मैंने क्या किया, -6/3, और इसको क्या किया 5/3 ऐसे लिख दिया। तो मैंने इसको ऐसे लिखा -2x प्लस 5/3। यानी कि मैं अगर स्लोप की बात करता हूँ m, तो ये -2 है, और अगर मैं इंटरसेप्ट की बात करता हूँ तो 5/3। यानी वो लाइन का स्लोप -2 है, और जो इंटरसेप्ट होगा, मतलब जो लाइन वो जा रही होगी, वो क्या कर रही होगी, -5/3 कट कर रही होगी वाई एक्सिस पर, ठीक है। ये आप समझ लीजिए इसको। अब इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो होता क्या है, ये जो क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं उसमें थोड़ा ज्यादा दिक्कत होती है, ठीक है ना। तो देखिए अगर मैं इसको लिख दूं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूं तो 0 इंटू एक्स प्लस 0 लिखूंगा मैं इसको। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, m इक्वल टू 0, स्लोप 0 है। और अगर मैं इंटरसेप्ट की बात करता हूं तो इंटरसेप्ट भी 0 है, स्लोप 0 है और ये 0। तो आप इसको, पहले तो मैंने उसको चेंज कर दिया उसमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा y इक्वल टू 0 इंटू एक्स प्लस 0, और इसका स्लोप 0 है और इंटरसेप्ट भी 0 है। और y इक्वल टू 0 क्या होता है, y इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, y इक्वल टू 0 का मतलब है वो x एक्सिस है, ये लाइन जो है किसको रिप्रेजेंट कर रही है, x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, x एक्सिस को। तो x एक्सिस पे हमेशा क्या होगा, y हमेशा ही 0 होगा x एक्सिस पे, और उसका जो थीटा होगा, क्योंकि वो पैरेलल है ना, उसके जितनी भी लाइनें पैरेलल होती हैं तो y इक्वल टू b के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं ना, तो ये y इक्वल टू 0 है, ये x एक्सिस को सीधे सीधे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका स्लोप आपको जो है 0 मिल गया और c भी 0 मिल गया। मतलब आप समझ रहे हैं ना, ये देखिए जैसे ये मिला, ये आपका है x एक्सिस, ये देखिए
तो कोई भी लाइन अगर इसके पैरेलल है तो इसका थीटा क्या होगा, जीरो होगा, और टेन जीरो क्या होता है, जीरो, तो इसलिए एम जीरो आया। ठीक है, समझ गए ना आप? क्लियर, ये चीज आप समझ गए। अब इसी में हम लोग, ये आप जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसी में जो है अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, जल्दी से ले लीजिए। क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन मेरे पास है 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, और इसका आ जाएगा 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब खास बात क्या है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कर रहे थे। अब वो ये कह रहा है स्लोप इंटरसेप्ट नहीं, सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्म करना है। सिर्फ क्या करना है, इंटरसेप्ट फॉर्म में ले जाना है इसको, मतलब स्लोप की बात नहीं हो रही, अब सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म हमने सीखी थी, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। तो अगर उसके लिए हम लोग क्या कर रहे थे, हमने प्रोसीजर सीखा था ना जनरल, अगर फॉर्म दी है लाइन की तो हम उसको कैसे रिड्यूस करते थे, एक्स का जो टर्म है उसको हमने इधर ही रख दिया, और वाई का टर्म है उसको इधर ही रख दिया, और ये कर लिया। ठीक है, अब ये जो 12 है, यहाँ 12 नहीं होना चाहिए था, इधर क्या होना चाहिए था, 1 होना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल 12 से आप डिवाइड कर दीजिए पूरे क्वेश्चन को। लेफ्ट हैंड साइड से अगर आप नंबर को किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को आप किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, सेम नंबर से अगर आप राइट हैंड साइड को डिवाइड कर रहे हैं, तो इक्वेशन पे तो उसके बैलेंस पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वो एज इट इज रहेगी। तो देखिए, तो ये हो गया x बाई 4, और ये कितना हो गया, y बाई 6 इज इक्वल टू 1। तो ये 1 होना चाहिए था। तो इंटरसेप्ट जो है, इंटरसेप्ट इसके क्या आ गए, इंटरसेप्ट आपके क्या आ गए, इंटरसेप्ट आपके आ गए 4 एंड 6। एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है वो 4 है, और वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है वो 6 है। ठीक है, इंटरसेप्ट आगे क्लियर हो गया। अब अगर मैं बात करता हूं इस क्वेश्चन की, तो क्या होगा, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 है, यानी इधर x और y के टर्म होने चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में 1 होना चाहिए, लेकिन इधर 1 नहीं है। तो 1 को करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। लीजिए मैंने 6 से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या आएगा, x, और इसको आप काट दीजिए तो ये हो जाएगा 3/2, ऐसे लिख सकते हैं। मतलब इधर 2 आएगा, इसको यहाँ लिख सकते हैं, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 6, 3 2 6 2। तो क्या मैं यहाँ प्लस करके यहाँ -2 कर दूँ तो आपको कोई दिक्कत होगी, नहीं। इधर माइनस, इधर हमने प्लस कर दिया, जिससे कि ये क्या हो गया, ये जो इंटरसेप्ट है वाई एक्सिस पे है, लेकिन माइनस साइड में है, मतलब नेगेटिव साइड में है इंटरसेप्ट। ठीक है, नीचे की तरफ कट कर रहा होगा, ओरिजिन से बिलो द ओरिजिन। ठीक है, तो इस तरीके, तो इसके इंटरसेप्ट क्या आ गए, एक इंटरसेप्ट आ गया 3/2, और एक इंटरसेप्ट आ गया -2, सिंपल। अब देखिए जरा इसकी बात कर लेते हैं, इस क्वेश्चन में क्या होना है, इंटरसेप्ट फॉर्म में हमें इसको कन्वर्ट करना था। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में जब हमने कन्वर्ट किया, तो इसमें तो भाई एक्स का टर्म है नहीं, तो एक्स का टर्म नहीं, कोई बात नहीं। तो आप क्या करिए, ऐसे लिख दीजिए 0 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू -2। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, जीरो टर्म नहीं है तो क्या हुआ, 0 इंटू तो कर सकते हैं ना। अब -2 है, तो -2 हमें क्या करना पड़ेगा, -2 से आप सबको डिवाइड कर दीजिए, -2 से डिवाइड करिए, जिससे कि इधर क्या हो जाए, पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, इधर जो राइट हैंड साइड है उसको 1 बनाना है। तो ये 1 आ गया। अब देखिए ये तो भाई 0 है, तो इसका तो कुछ होना नहीं, तो इसका क्या होगा, ये आ गया y अपॉन -2/3, ये आ गया। ठीक है ना, इस तरीके से इसको, क्योंकि अब ये तो 0 है पूरा, इसमें तो -2 से डिवाइड करने का भी कोई मतलब नहीं था। ठीक है ना, तो इसका जो इंटरसेप्ट है वो कैसा है, वो 0 है। ठीक है ना, तो इसके जो इंटरसेप्ट होंगे वो 0 एंड -2/3। ये मैंने सिर्फ समझने के लिए बताया है। ठीक है ना, इसको आप ज़्यादा दिमाग ना लगा दें, इसमें आप ज़्यादा दिमाग ना लगा दें कि आप ये कहें भाई ये तो हम सर 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है ना, वो सब हम नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि इधर नहीं है एक्स का इंटरसेप्ट, एक्स का टर्म नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये लाइन जो है वैसे कैसे है, समझो एक बार प्रैक्टिकली इसको समझते हैं। किसी भी चीज़ को अगर प्रैक्टिकली आप समझ लेंगे तो फिर कभी आपको दिक्कत नहीं है। जैसे देखिए
ये क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है आप ये देखिए। अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिखना चाहूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, y इक्वल टू माइनस टू बाई थ्री, वाई इक्वल टू माइनस टू बाई थ्री। वाई इक्वल टू माइनस टू बाई थ्री का मतलब ये हुआ कि ये लाइन सीधे सीधे एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है वो एक्स एक्सिस को कट करेगी नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स पे जो इसका इंटरसेप्ट है वो आएगा ही नहीं। समझ गए ना आप मेरी बात। भाई ये लाइन जो है y इक्वल टू बी का फॉर्म है ना, y इक्वल टू बी, जितनी भी इक्वेशन है y इक्वल टू बी के फॉर्म में वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। तो आप ही समझिए, अगर ये एक्स एक्सिस है और कोई लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगी। एक्स एक्सिस, तो जब एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगी तो क्या होगा, उस पर जो इंटरसेप्ट होगा वो जीरो होगा। ठीक है, इसलिए ये जीरो आया और ये माइनस टू बाई थ्री आ गया। क्लियर। ये सिर्फ मैंने आपको इंटरसेप्ट फॉर्म बनाने के लिए ये सब दिखाया। ठीक है, इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म डिस्कस करने वाले हैं अभी। चलिए अब ये क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व कर लेते हैं नॉर्मल फॉर्म में। अब हमको क्या करना है, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन टू नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए मैंने आपको एक लास्ट में जो मैंने तरीका बताया था वो क्या था। अब या तो मैं इसको पूरा कंपेयर करूं एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू पी से, उसके बाद उसको कन्वर्ट करूं पूरा। तो उससे अच्छा मैंने आपको ये तरीका बताया, जो एक्स का कोफिशिएंट है उसका आप स्क्वायर कर लीजिए तो 1 है, और जो वाई का कोफिशिएंट है उसका आप स्क्वायर कर लीजिए, ये माइनस में। तो इसको हमने जो किया और उसका स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये देखिए जरा क्या आएगा, तो 1 प्लस 3 यानी कि आ गया 2। तो हमने क्या किया, इसको हमने इससे डिवाइड कर दिया, 2 माइनस रूट 3/2 बाई, और इसको आप इधर लिख लीजिए माइनस 8/2। ठीक है, क्लियर। इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। तो आप देखिए, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 एक्स, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस रूट 3/2 बाई इज इक्वल टू -4। यानी अब आप समझिए कि ऐसे कहाँ पे होगा कि मतलब आप जब नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे, तो नॉर्मल फॉर्म में तो आप ऐसे लिखेंगे ना, एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी। तो आप ये देखिए, समझने वाली बात इसमें यह है कि आप इसको अच्छे से देखिए। तो देखिए इसमें जो, अगर मैं इसको एडजस्ट करना चाहूँ, इस साइन को अगर मैं एडजस्ट करना चाहूँ, मान लीजिए मैं यहाँ एडजस्ट कर देता हूँ, तो ये माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का हो जाएगा। चलिए तो देखिए, अगर मैं इस साइन को एडजस्ट कर दिया, अब देखिए -1/2 और √3/2 इधर पी है, तो ये तो पी क्या है, पी डिस्टेंस है किसकी, जो लाइन है। ये देखिए, ये जैसे ये लाइन है, लाइन का यहाँ से परपेंडिकुलर, इस परपेंडिकुलर की जो डिस्टेंस है ये पी है, ये ठीक है, ये पी डिस्टेंस होगी। अब आप देखिए कॉस ओमेगा नेगेटिव है और साइन ओमेगा पॉजिटिव है। अगर आप इसको भी छोड़ दीजिए, जब मैंने आपको पहले सिखाया था, जब एक चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मैंने आपको बताया था ये पार्ट नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो एक्स नेगेटिव है या वाई पॉजिटिव है, यानी वो कहाँ है, सेकंड क्वाड्रेंट में गया। मान लीजिए मैं इससे कंपेयर करके स्क्वायरिंग एडिंग करके वो कर सकता हूँ, डिवाइड करके एंगल निकाल सकता हूँ। लेकिन मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ, अगर मान लीजिए इक्वेशन है एक्स का पार्ट नेगेटिव है, वाई का पॉजिटिव है, मतलब मैं आपको इसलिए बेटा इसलिए समझा रहा हूँ, ये क्वेश्चन तो ये डायरेक्ट सॉल्व हो सकता है, लेकिन मैं इसको पूरा एक्सप्लेन इससे करूँ, जब आप कंपटीशन में जाओगे तब इतना टाइम नहीं होता हमारे पास कि हम एकदम जो है पूरा प्रोसीजर करें और निकालें। तो देखिए ये एक्स डैश है, इधर एक्स है, तो ये निगेटिव है ना एक्स, और बाई पॉजिटिव, इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में जब हम निकालते हैं तो क्या करते हैं, पाई माइनस थीटा, इस तरीके से निकालते हैं एंगल। क्योंकि इसमें एंगल की जब बात हो रही है तो आप देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तभी तो आप लिखोगे। जैसे मान लीजिए मैं ये लिख दूं tan ओमेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन थीटा क्या है, √3/2, और ये कितना है 1/2, तो कितना है √3 है। √3 क्या होता है, tan√3 किसमें होता है, 60 में। तो 60 में अगर मैं लिखता हूँ तो 60 वाला π/3, तो कितना होगा 2π/3। ये देखिए ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, ओमेगा की वैल्यू जो आ गई, क्या आ गई, 2π/3। और p जो है आपका जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, 4। ये लीजिए, ये आपके आंसर आ गए। मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ, x cos 2π/3 प्लस y sin 2π/3 इज इक्वल टू 4। ये लीजिए, ये आपकी नॉर्मल फॉर्म आ गई। ठीक है, इसको आप समझिए।
फिर से अगर आप समझना चाहें तो मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। ये नॉर्मल फॉर्म है, फाइनली ये नॉर्मल फॉर्म है, बस हमें क्या नहीं पता, ओमेगा नहीं पता और पी नहीं पता। तो देखिए ये डिस्टेंस पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव। अगर आप थोड़ा सा पिछले वाले वीडियो को देखेंगे जिसमें मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको समझाया था, जो पोलर फॉर्म, याद है ना, पोलर फॉर्म के क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे ना, पोलर फॉर्म में जब मैंने आपको कंपेयर करके बताया था, उसमें हम लोग ये करते थे आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आर, इस तरीके से सॉल्व करते थे, स्क्वायर करते थे दोनों का। उसके बाद जब हम आर्गुमेंट निकालते थे तो क्या करते थे, आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा, इस तरीके से आर्गुमेंट निकालते थे। लेकिन मैंने आपको एक सिंपल तरीके से बताया था कि हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ये देख लेते हैं एक्स का पार्ट क्या है, वाई का पार्ट क्या है। एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट का जो आर्गुमेंट हम निकालते थे पाई माइनस थीटा करके निकालते थे। तो देखिए इधर आप अगर इसको सॉल्व करेंगे, जैसे मान लीजिए ये साइन थीटा की वैल्यू है, मतलब साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन ओमेगा की वैल्यू आपके पास है √3/2 और कॉस ओमेगा की वैल्यू है -1/2, दोनों की वैल्यू अलग अलग है, ये वैल्यू आ गई। तो अगर आप टेन ओमेगा निकालेंगे तो कितना आएगा, √3 माइनस का √3 आया टेन ओमेगा, ठीक है ना। तो ये -√3 जो आया ये कहाँ है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है ना। तो इसलिए हमने जो है इस तरीके से ये प्रोसीजर करके सीख लिया। अब जब इस क्वेश्चन को हम करेंगे तो देखिए आसानी से हो जाएगा, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको देखते हैं एक बार, इसमें क्या हो सकता है। अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिखना चाहूँ 0 × x प्लस 1 × y इज इक्वल टू 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, सिंपल सी चीज़ है, इसका स्क्वायर किया तो ये 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और ये लीजिए इससे आपको जो है डिवाइड करना है। क्योंकि आपको याद है ना वो जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें क्या आता था, a/√a² + b² प्लस b/√a² + b² इज इक्वल टू p/√a² + b², ठीक है ना। तो ये a² + b² है, तो आप इसको क्या है 1 ही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कुछ फर्क पड़ रहा है क्या, देख लो, इससे कोई फर्क पड़ रहा हो तो देखिए, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 और रूट लिया तो ये 1 ही आएगा, तो ये कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये हो गया 0 × x प्लस y इज इक्वल टू 2, कोई फर्क नहीं पड़ा, यही आ गया। अब आप देखिए इसका, यानी कि ये तो आंसर ही आ गया, ये p हो गया। अगर मैं इसको लिखूं आंसर में क्या लिखूंगा, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू 2, यानी कि p, तो p की जगह तो 2 आ गया। लेकिन एंगल का भी डिसाइड नहीं हो पा रहा कि एंगल क्या होना चाहिए। तो देखिए मैं आपको बताऊं, ये इसकी तो बात 0 है, ठीक है ना। तो आप ये देखिए cos 0 है और sin 1 है, cos 0 sin 1 कहाँ होता है, sin 1 होता है 90 में। ये तो अगर हम कुछ भी प्रोसीजर ना करें, सिंपल तरीके से समझें तब भी हो जाएगा। कैसे, यहाँ 1 है ना, ये देखिए 1 है, तो ये किसकी वैल्यू है, अगर मैं कंपेयर करूँ साइन ओमेगा से तो ये 1 है, और कॉस ओमेगा से करूँ तो 0, तो ये वैल्यू कहाँ पॉसिबल है, सिर्फ ओमेगा की वैल्यू, इसका मतलब कितनी हुई π/2, और पी की वैल्यू क्या आ गई 2, ये लीजिए ये आपका वैल्यूज है। अगर आप इसमें रखेंगे तो ये आ जाएगा x cos π/2 प्लस y sin π/2 इज इक्वल टू 2, ये लीजिए ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, क्लियर। ये तो बहुत सिंपल था, इसमें तो हमें कुछ करने नहीं पड़ा। अब देखिए वो क्वेश्चन जो है उसको हम लोग किस तरीके से करने वाले हैं। इसमें भी देखिए ये आ गया आपका x, और देखिए किससे में डिवाइड किससे करना है, x का कोफिशिएंट क्या है 1, उसका स्क्वायर, y का कोफिशिएंट कितना है -1, उसका स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट, तो ये आ गया √2, 1 1 2 हो गया √2। तो अगर आप डिवाइड करते हैं इस इक्वेशन को तो ये कैसे बनेगा, 1/√2 प्लस 1/√2 माइनस का साइन से ऐसे कर लीजिए, और ये हो गया 4/√2, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए आंसर हमारा क्या है, आंसर हमारा है x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p, ये आंसर है। आंसर में क्या चीज नहीं है, सिर्फ ओमेगा की वैल्यू और p की वैल्यू। तो ओमेगा की वैल्यू और p की वैल्यू अगर मैं रखना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, ओमेगा की वैल्यू और p की वैल्यू रखने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको मैंने देखा अपने तरीके से, अगर मैं देखूं तो ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो भैया कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, अगर मैं कहूं x पॉजिटिव है और y क्या है नेगेटिव है, इसका मतलब तो यहाँ चला गया, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है, फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखिए जब आप इसे सॉल्व करेंगे, मतलब जैसे मान लीजिए
टेन ओमेगा मैं अगर निकालता हूँ साइन ओमेगा अपॉन कॉस ओमेगा, साइन ओमेगा अपॉन कॉस ओमेगा, हो सकता है बेटा एक बार मैं आपको ना समझ में आ रहा हो तो इसको दोबारा से देख लीजिएगा, ठीक है, तो समझ आ जाएगा। तो ये साइन ओमेगा अपॉन कॉस ये तो इक्वल है, तो ये सीधे सीधे 1 आ गया। 1 का मतलब क्या हुआ, ये कितना हुआ 45 डिग्री। लेकिन आप ये देख रहे हैं ना, ये माइनस का 1 है, तो 45 डिग्री अगर मैं लिखता हूँ तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा, तो ये तो गलत हो गया। यानी कि 45 जो है, ये 45 जो है कहाँ होगा, ये किस क्वाड्रेंट में, अभी अभी मैंने बताया फोर्थ क्वाड्रेंट में। यानी कि ये जो ओमेगा की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये आएगा 360 माइनस 45। भाई यहाँ पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, अगर मैं इधर से 360 में से माइनस कर देता हूँ तो ये इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि 315 डिग्री ओमेगा की वैल्यू हो गई। और पी की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू आप यहाँ से देख लीजिए, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं ना 4 को, और 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2 अपॉन √2। तो ये देखिए, तो ये कितना आ गया 2√2, ये लीजिए। यानी कि ओमेगा की वैल्यू आ गई 315 डिग्री और पी की वैल्यू कितनी आ गई 2√2। तो आप चाहें तो यहाँ ऐसे लिख दीजिए x cos 315 डिग्री प्लस y sin 315 डिग्री इक्वल टू 2√2, ये लीजिए, ये आपका जो है आंसर आ गया। 315 को अगर आप रेडियन में चाहें तो रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो आपने ये अभी क्या सीखा, नॉर्मल फॉर्म में हमने इसको सीख लिया। बेटा मुझे लगता है आज के लिए काफ़ी है, आप लोग मेहनत करते रहिए और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग मेहनत कर रहे हैं। आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग मेहनत कर रहे हैं और रिजल्ट भी आपको मिलेगा क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। ओके, आज के लिए काफ़ी है, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करने से ही बेटा जो है एंजॉय करते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे, दोनों काम एक साथ करेंगे तभी आपको सक्सेस मिलेगी। ओके, बेस्ट ऑफ लक।